हाय स्टूडेंट, आज हम 11वीं फिजिक्स में बात करेंगे ग्रहों की कक्षीय चाल। पिछले कक्षा में मैंने सौरमंडल के अंतर्गत ग्रह, उपग्रहों और सूर्य तारों के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे उपग्रहों की कक्षीय चाल। तो पृथ्वी के परितः किसी निश्चित कक्षा में उपग्रह के लिए जो आवश्यक चाल, जिसके द्वारा वो जो है पृथ्वी के चारों ओर एक नियमित तौर पे चक्कर लगा सके, तो उस वेग को, उस आवश्यक चाल को हम क्या बोलेंगे, किसी उपग्रह का कक्षीय चाल कहेंगे। मान लेते हैं हमारे पास पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान O, उसकी त्रिज्या R है और उसका कोई एक कक्षक है। ठीक है, तो उस कक्षक में जो भी कोई उपग्रह रहेगा जिसका द्रव्यमान m है तथा पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, h है, वो v0 क्या बता रहा है, एक्चुअल में v0 नहीं है, v0 है वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल या ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय चाल जो है m द्रव्यमान का जो उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं, उस आवश्यक चाल को हम क्या बोलेंगे, कक्षीय चाल कहेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये दूरी कहाँ तक, r जो है, स्मॉल r जो किस चीज को बता रहा है, उसके केंद्र के सापेक्ष, पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष उपग्रह की दूरी को बता रहे हैं। इसी को लिखेंगे पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी, स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा, h प्लस कैपिटल R। इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल दूरी हमें मिल जाएगी। अब मान लेते हैं पृथ्वी को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, उपग्रह के लिए है ना, उपग्रह को वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन में r। ठीक है, अब ये जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है पृथ्वी के द्वारा उपग्रह को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वीय बल का मान कितना होगा, gmm/r का स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि देखिए ये दोनों बल हैं आपस में ही बराबर है, अतः जो है स्थायी कक्षा में परिक्रमण करने के लिए जो अभिकेंद्र बल और जो गुरुत्वीय बल है वो आपस में बराबर होंगे। स्थायी परिक्रमण के लिए अभिकेंद्र बल जो होगा गुरुत्वीय बल के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं, mv² बटे r बराबर में gm बटे r का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से mm कट जाएगा, एक r कट जाएगा, तो बचेगा क्या, v का वर्ग बराबर gm बटे r, या v बराबर √gm अपॉन r। ये अब हम जानते हैं g बराबर क्या होता है, gm बटे r का वर्ग। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल से इस प्रकार से संबंधित होते हैं, या फिर जी आर का वर्ग बराबर हम क्या लिख सकते हैं, gm। ठीक है, तो gm की जगह इतना मान रख लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, vo का मान कितना हो जाएगा, gm की जगह क्या रखेंगे, gr का वर्ग अपॉन में स्मॉल r। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चूंकि r बराबर क्या है, h प्लस r, इसलिए vu का मान हो जाएगा gr का वर्ग अपॉन में r प्लस h, या फिर h प्लस r भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आगे हम कैसे लिख सकते हैं, r यहाँ से बाहर हो जाएगा, r√g बटे r प्लस h। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब यदि ये हो गया एक समीकरण, ये हो गया, और यहाँ से इसको समीकरण 1 में देना है,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं GM बटे इस R के जगह हम क्या रखेंगे, यही H प्लस R या R प्लस H को, ये हो जाएगा, इसको देंगे समीकरण 1। तो देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों ही क्या है, किसी उपग्रह के कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। ठीक है, अब मान लेते हैं उपग्रह बहुत पृथ्वी के निकट हो। ठीक है, माना उपग्रह जो है पृथ्वी के निकट है, तब R प्लस H जो है केवल R ले लेते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इस समीकरण से, समीकरण 2 से VO बराबर R G अपॉन R। ठीक है, ये हो गया, या फिर VO बराबर R अंडर रूट, R को अंदर ले जाएंगे, जी R का वर्ग बटे R, R कट जाएगा, VO का मान मिलेगा G इंटू R। समीकरण 3 भी जो है उपग्रह के कक्षीय चाल के लिए, कक्षीय वेग के लिए व्यंजक है। ठीक है, ये हो गया इसका व्यंजक। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित कुछ शर्तें या फिर इस व्यंजक के कुछ निष्कर्ष। VO का मान किस पे निर्भर कर रहा है, कक्षीय चाल का मान पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर कर रहा है और उसकी त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, और पिंड के द्रव्यमान या उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कोई द्रव्यमान शब्द नहीं है, वो उस पर निर्भर नहीं करता। हाँ, ये किस पे निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, क्योंकि समीकरण 1 में क्या m है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और साथ ही साथ ऊंचाई पे भी निर्भर करता है कि पृथ्वी तल के साथ कितने ऊंचाई पर है वो वस्तु जो है, जैसे कि समीकरण 2 में भी देख सकते हैं, 1 में देख सकते हैं, यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम इन मानों को रख देते हैं, किसका मान, हम G का मान जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है और R का मान है 6.4 गुणित 10 की घात 6 मीटर। ठीक है, इन मानों को समीकरण 3 में रख देते हैं, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, VO का मान 9.8 गुणित 6.4 और 10 की घात 6। जब आप इसको हल करोगे तो आंसर आएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो जो उपग्रह की जो कक्षीय चाल है, जो पृथ्वी के तल के बहुत समीप स्थित है, जो सबसे नजदीक वाला कक्षक में जब कोई उपग्रह जो पृथ्वी का वृत्तीय गति करेगा तो उसका परिक्रमण काल जो उसका जो कक्षीय चाल रहेगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग रहेगा। ठीक है, ऐसा समझ में। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम आगे बात करते हैं उपग्रहों का परिक्रमण काल। ठीक है, परिक्रमण काल क्या है, जब कोई उपग्रह जो है किसी ग्रह के सापेक्ष, जैसे पृथ्वी के सापेक्ष जो हमारा कोई कृत्रिम उपग्रह है, जब उसका एक परिभ्रमण अर्थात एक चक्कर पूरा करता है, एक जगह जहां से शुरुआत हुई वहां से जब एक चक्कर पूरा करता है, तो जो लगा हुआ समय उसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, इससे हमें किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे जो है कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया परिक्रमण काल। ठीक है, मतलब एक चक्कर जब वो पूरा करेगा, जैसे कि ये हमारे पृथ्वी के सापेक्ष यहाँ से शुरू किया है और यहाँ तक की दूरी जाएगा, तो जो टाइम रहेगा उसको हम T से प्रदर्शित करेंगे और इसे क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें व्यंजक याद करें। वृत्तीय गति के लिए क्या होते हैं, वृत्तीय गति का जो समीकरण है V बराबर क्या होता है, 2 पाई r अपॉन में t। ठीक है, मतलब वेग बराबर क्या होते हैं, दूरी बटा समय। 2 पाई r क्या परिधि है, तो वो उसका क्या हो गया दूरी, और t क्या है, समय है। ठीक है, r क्या है, उस परिधि की त्रिज्या है, अर्थात त्रिज्या कैसे था, पृथ्वी तल के सापेक्ष r और ऊंचाई h, ये दोनों दूरी था। ठीक है, ये किसके बराबर है, r के बराबर। तो यहाँ से t बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r अपॉन में v0। ठीक है, या vo, लेकिन हम जानते हैं VO का मान कितना है, VO का मान है R अंडर रूट G अपॉन में R प्लस H, ये हम जानते हैं। ठीक है, इस मान को यहाँ रख लेते हैं, तो T बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R अपॉन में R अंडर रूट G प्लस G अपॉन में R प्लस H। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में R। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए
इसको ऐसे लिख सकते हैं हम √r+h/g, ठीक है, ये हो गया। अब t बराबर हम 2π/r, यहाँ से क्या हो जाएगा r का वर्ग r+h/g, लेकिन हम जानते हैं r बराबर क्या है h+r है, ठीक है। तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा 2πr इंटू, यहाँ से हम लिख देंगे r+h का क्यूब, क्योंकि यहाँ का वर्ग और ये वर्ग क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। और परिक्रमण काल, किसी उपग्रह के लिए परिक्रमण काल का व्यंजक मिल जाएगा t बराबर 2πr इंटू √r+h³/g, ठीक है, ये प्राप्त हो। अब हम आगे बात करते हैं पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल, मतलब जो सबसे नजदीकी उपग्रह है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, उसका परिक्रमण काल अर्थात एक चक्कर पूरा करने में वो कितना समय लेता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो परिक्रमण काल का मान कितना है, t बराबर है 2πr r/h/g। मान लेते हैं कि यदि उपग्रह पृथ्वी के तल के एकदम समीप हो तो r+h बराबर क्या कर सकते हैं, केवल r रख लेते हैं, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, t का मान हो जाएगा 2π/r √r⁴ g, ठीक है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, t बराबर देखिए 2π, यहाँ से कितना हो जाएगा, एक r को बाहर कर देंगे और अंदर में क्या हो जाएगा, एक r बचेगा और g अपॉन में r, ये और ये कट गया, तो t का मान कितना मिला 2π√r/g। अब इन मानों को रख लेते हैं, फिर हमें परिक्रमण काल का मान मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, पाई का मान कितना होता है 3.14, r का मान होते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर और g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। तो t का मान क्या हो जाएगा, इन मानों को रखेंगे 2 × 3.14 6.4 × 10⁶ और 9.8, ठीक है। इन मानों को रखते हैं तो t का मान मिलेगा 84.4 मिनट, ठीक है। जब आप इसको हल करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, 5074 सेकेंड मिलेगा। अब इसको जब हल करेंगे तो 84.4 मिनट मिलेगा, मतलब जो सबसे नजदीकी उपग्रह जो है पृथ्वी तल से, वो 84 मिनट और 40 सेकेंड में क्या कर लेता है, एक चक्कर पूरा करता है पृथ्वी का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध। अगला है पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध, ठीक है। पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध, तो हम जानते हैं पलायन वेग का फॉर्मूला क्या है, v बराबर कितना होता है, v का मान होता है √2gr और कक्षीय चाल का फॉर्मूला क्या होता है √gr, ठीक है। ये हम दोनों के बारे में जानते हैं, अभी जस्ट इसको निकाले थे, ठीक है। अब इनको समीकरण दे देते हैं 1 व 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम भाग कर देते, ठीक है। समीकरण 1 भागित समीकरण 2, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, v/v(o) बराबर में इधर हो जाएगा √2gr/gr, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं 2gr/gr, gr का कैंसिल हो जाएगा, v को मान मिल जाएगा √2 या v(o) बराबर हो जाएगा √2v(o). ये हो जाएगा कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध, ठीक है। आया समझ में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पलायन वेग किसके बराबर है, पलायन वेग जो है वर्गमूल 2 गुणित कक्षीय चाल के बराबर है, ठीक है। आया समझ में। तो ये हो जाएगा दोनों में संबंध। अब हमारा अगला टॉपिक है तुल्यकारी उपग्रह या फिर भूस्थायी उपग्रह, ठीक है। तो तुल्यकारी उपग्रह क्या है, तुल्यकारी उपग्रह जो है
पृथ्वी के जो है घूर्णन अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखा की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर अगर 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है तथा पृथ्वी की किसी स्थान से देखे जाने पर उपग्रह स्थायी दिखाई देता है तो उसे हम तुल्यकारी उपग्रह कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारी पृथ्वी है, ये हो गया, और ये उसका भूमध्य रेखी तल है। ठीक है, ये जो है उसका भूमध्य रेखी तल है, तो इसके लंबवत कौन, इस अक्ष के लंबवत जो है ये मान लेते एक्स बेस अक्ष है। ठीक है, तो इस ये क्या है, इसका घूर्णन अक्ष हो गया, ऐसे घूम रहे हैं, तो इसके जो लंबवत तल में अब इस प्रकार से वो वृत्ति गति करेगा कोई भी उपग्रह, तब उसे हम तुल्यकारी उपग्रह कहेंगे। और तुल्यकारी उपग्रह की विशेषता ये है कि वो 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष में एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा समय लेते हैं, उसी प्रकार एक्चुअल में जो तुल्यकारी उपग्रह स्थिर नहीं होता, पृथ्वी की सतह से देखे जाने पर स्थिर लगता है, किंतु क्या है, पृथ्वी के सापेक्ष ही गति करता है 24 घंटा में एक चक्कर, तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो स्थिर है, लेकिन वो भी क्या करता है, एक दिन में अर्थात 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। इसे हम तुल्यकारी उपग्रह या फिर भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। तुल्यकारी उपग्रह का उपयोग दूरसंचार के साधनों के रूप में किया जाता है, क्योंकि जैसे कि हमें अब भारत की बात करते हैं तो भारत का अपने तुल्यकारी उपग्रह रहेगा, वो क्या करेगा, भारत के जो लोकेशन को बताएगा, हर एक मिनट हर एक घंटे में वो कहाँ पे क्या क्या हो रहा है गतिविधि हर एक देश में या फिर अपने पड़ोसी देशों को जानकारी रखते रहेगा। ये तुल्यकारी उपग्रह। ठीक है, सबसे पहले जो तुल्यकारी उपग्रह 1962 में यूएस के द्वारा जो है एक संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, जिसका नाम है टेलस्टार। अब हम बात करते हैं पार्किंग कक्ष। पार्किंग कक्ष अगला हमारा टॉपिक है। पृथ्वी तल के ऊपर पार्किंग कक्ष की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, मतलब तुल्यकारी उपग्रह कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए पृथ्वी तल के सापेक्ष, या फिर वो कौन सी कक्षा में होनी चाहिए और कक्षा की पृथ्वी तल से दूरी कितनी है, वो दूरी हम निकालेंगे। अर्थात ये जो दूरी कितनी है या ये दूरी कितनी है इसकी बात करते हैं, उसको बोलते हैं पार्किंग कक्ष। ठीक है, जिस कक्षक में एक तुल्यकारी उपग्रह जो परिक्रमा करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पार्किंग कक्ष कहते हैं। ठीक है, किसी उपग्रह का परिक्रमण काल का फॉर्मूला हम तो जानते हैं, उपग्रह के परिक्रमण काल कितना है, t बराबर है 2 पाई बाई r अंडर रूट r प्लस h की घात 3 अपॉन में g। ये अभी हम जस्ट निकाल चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मान लेते हैं हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई को ज्ञात करना है, अर्थात h का मान निकालना है, पृथ्वी तल से उसकी दूरी को निकालना है, ये वाला हाइट निकालना है, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा t का वर्ग बराबर 4 पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर, यहाँ से r प्लस h की घात 3 इंटू जी। ठीक है, ये वर्गमूल स्क्वायर से कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बाकी मानों को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, t का वर्ग r का वर्ग g अपॉन में 4 पाई का वर्ग बराबर में r प्लस h। ठीक है, ये हो जाएगा q। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ पे लिख देंगे ये। अब हम मान लेते हैं इस घन को इधर पक्षांतर करेंगे तो r प्लस h बराबर कितना हो जाएगा, t का वर्ग r का वर्ग g अपॉन में 4 पाई का वर्ग की घात में 1/3, या फिर h बराबर हम क्या लिख सकते हैं, t का वर्ग r का वर्ग g अपॉन में 4 पाई r का स्क्वायर की घात 1/3 माइनस में r। ये हो जाएगा पृथ्वी तल के ऊपर पार्किंग कक्ष की ऊंचाई। h जो है क्या, उसके तल के सापेक्ष ऊंचाई को बताएगा। ठीक है, अब जो है हम इन मानों को रख देते हैं, क्या क्या मानों को रख देते हैं भाई, तुल्यकारी उपग्रह के लिए क्या है, t का मान क्या है, 24 घंटे है। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 24 घंटे में कितने समय होंगे, 24 गुणित 60 गुणित 60। ठीक है, ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 86,400, ये हो जाएगा टी का मान। ठीक है, आर का मान तो हमें पता है 6.4 गुणित 10 की घात 6 मीटर, जी का मान हमें पता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, और पाई का मान पता है 3.14। ठीक है, अब इन मानों को जो है हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा h बराबर, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है,
इसको जो है h बराबर कितना हो जाएगा 86,400 का वर्ग इंटू 6.10⁶ का वर्ग और 9.8 पूरे के बटा में 4 × 3.14 का वर्ग, इससे माइनस करना है 6.4 × 10⁶। ठीक है। जब इसको आप मान को हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 35,960 मीटर, या फिर इसको लिख देंगे h बराबर 36,000 मीटर। ठीक है, या फिर सॉरी किलोमीटर में है, किलोमीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से जो होगा एक तुल्यकारी उपग्रह के जो ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर रहता है पृथ्वी तल के सापेक्ष, जो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है 24 घंटा का समय लेते हैं। ठीक है। अब तुल्यकारी उपग्रह की जो विशेषताएं क्या है, इसके उपयोग क्या है, आप देख लेना। ठीक है, बुक से देख लेना। अगला टॉपिक है ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह क्या है? ध्रुवीय उपग्रह उस उपग्रह को कहेंगे जो पृथ्वी के जो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष या जो है जो घूर्णन तल के सापेक्ष जो होगा घूमेगा तथा वो उसके ध्रुव को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश घूमेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और इस अक्ष के अनुदिश वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, और पृथ्वी के ध्रुव कहाँ पे होंगे, यही जो होगा ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, तो ध्रुव के अनुदिश ऐसे उपग्रह जो इसी ध्रुव पे क्या करेंगे, इसी ध्रुवीय कक्षक में जो है ना, ध्रुवीय उपग्रह जो है इसी ध्रुवीय कक्षक में जब वृत्ति गति करेंगे या परिक्रमण करेंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के उपग्रहों को ध्रुवीय उपग्रह कहेंगे। ध्रुवीय उपग्रह भी क्या होते हैं, इनकी जो दूरी जो होती है ध्रुवीय कक्षकों की जो त्रिज्या होगी 500 से 800 किलोमीटर के बीच होता है। क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूमता है, अतः ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के पूरे क्षेत्र का फोटोग्राफ ले सकते हैं। यहाँ से जो जब वो रहेगा और अगर मान लेते पृथ्वी ये है हमारा, तो यहाँ से आसानी के साथ पूरे एरिया का फोटो ले सकता है। और इनका प्रयोग भी जो है दूरसंचार में करते हैं। इनका प्रयोग जो है जैसे कि फसलों के रोग का पता लगाने में, मिलिट्री में शत्रु सेना का जानकारी रखने में, चंद्रमा बुध मंगल ग्रहों के बारे में मानचित्र अध्ययन करने में आदि। ठीक है, बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, आगे हम कल देखेंगे। ठीक है।